वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाजने और आज जो मैं आपको कराया जा रहा हूँ भैया फरवरी करंट अफेयर कराया जा रहा हूँ। फरवरी करंट अफेयर का ये है भैया पार्ट 2 और इसमें हम भैया वो करंट अफेयर कर रहे हैं जो आपको 110% बोल रहा हूँ एग्जाम में दिखाई देगी। तो मेक श्योर कि मन लगा के कर लो। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इनमें आपका समय भी बहुत जाता है, बट लंबी इसलिए है यार एग्जाम ना बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। पहले ऐसा होता हूँ खाली इंपॉर्टेंट वीडियो बता दिया करते थे, हो जाता था, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हो जाता, बट अब ऐसा नहीं होता। लास्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में करा था इंडस वाटर ट्रीटी और हम इंडस वाटर ट्रीटी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी से हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं समझते हैं। अब हमारी कहानी बढ़ रही है नोरो वायरस की तरफ। देखिए नोरो वायरस जो होता है ना, एक ऐसा वायरस है जो कि कोरोना वायरस जैसा होता है। कैसा होता है? कोरोना वायरस जैसा, ठीक है। ये भी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, नंबर 1, ठीक। पर ये ऐसा नहीं है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें छिपके कैरी होकर आपकी नाक में घुस जाता है, नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, जो कंटामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, सरफेस होता है, ठीक है ना, उसके थ्रू ये जाता है, ठीक। इसका एक कॉमन नाम है, इसका नाम है विंटर वॉमिटिंग बग। क्या नाम है? विंटर वॉमिटिंग बग। ये जब होता है तो आपके स्टमक में इन्फ्लेशन कर देता है, सूजन पैदा कर देता है, इंटेस्टाइन में सूजन पैदा कर देता है। इसका टेक्निकल नेम जो है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन करा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आई थिंक ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस यहाँ पर है। अब इसका जो काम होता है वो होता है रोटा वायरस जैसा। रोटा वायरस क्या करता था मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता रोटा वायरस के बारे में। रोटा वायरस ऐसा नहीं है कि खाली मेल को अटैक करेगा, फीमेल पे काम करेगा, या खाली बच्चों पे जो 18 साल छोटे हैं या जो बड़े हैं 18 साल से उन पे, या 60 साल के ऊपर, नहीं, ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसकी खास बात ये है कि अगर आपके पास डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो रखा है या आप ऑलरेडी बीमार हैं तो आपकी डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो 2-3 दिन तक ये होता है, उसके बाद ये ओके होकर वापस आपको ठीक कर देता है। क्लियर है? यहाँ पर आपको बस सिंपल एक बात ध्यान रखना है, 3 इसके प्रिवेंटिव मेजर हैं जो आपने कोरोना वायरस के टाइम पे भी सुने थे। पहले, वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट और बिफोर ईटिंग प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है ना। हाथ धो के सारे काम करें, ठीक। यूज हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ 5000 ppm टू डिसइंफेक्ट सरफेस और ड्यूरिंग द आउटब्रेक। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं तो कह रहा है हार्पिक का इस्तेमाल करो, हार्पिक या पोलीन की मदद से अपने घर को साफ रखो, वो ये बोलना चाह रहा है। तीसरी बात है, अवॉइड रिलायंस ऑन स्टीमिंग द फूड और फ्लोरेटिंग वाटर टू किल द वायरस। खाली इस बात पे आप डिपेंड मत कीजिए कि मैंने बॉईल कर दिया है सब्जियों को तो कीटाणु मर गया। पहले से धो धा के साफ चेक करके लें कि उसमें कोई कीटाणु है तो नहीं, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं भैया फटाफट से। क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो नोरो वायरस के लिए करेक्ट है? वो स्प्रेड होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। नहीं, मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं होता है। आप सरफेस हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इस तरह से भैया ये होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, इट कॉज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बिल्कुल सही, ये स्टमक में इन्फ्लेमेशन या इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन देता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट एकदम सही है। थर्ड, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू हीट एंड मेनी डिसइंफेक्टेंट। ये जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब गर्मी भी बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल दो, मतलब नॉर्मल आपका जो होता है ना हैंड वॉश, उससे वो मरेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसने आपको बताया 5000 ppm का मिनिमम साइज होना चाहिए, हार्पिक वार्पिक जैसे, उनसे ये साफ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सैनिटाइजर किसी सरफेस पे डाल दिया या कोई हल्की चीज डाल दी तो उससे साफ हो जाएगा, नहीं। तो आंसर क्या है इसका? सेकंड एंड थर्ड, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है यहाँ पर ये भाई साहब, मिथाइल कोबोलेविन। मिथाइल कोबोलेविन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मिथाइल कोबोलेविन एक्चुअली B12 की एक टैबलेट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B12 की एक टैबलेट को कहा जाता है। देखो FSSAI, ठीक है, इसकी फॉर्म जानने में आप टाइम वेस्ट मत करो। बस उसने कहा है कि जो मिथाइल कोबोलेविन है विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, इसको आप मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो ये भी बोलता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें B12 की मात्रा बहुत कम होती है। जी बिल्कुल, अब उसमें मात्रा कम जो होती है, एक्चुअली B12 जो आपको मिलता है नॉर्मली वो एनिमल से मिलता है। अगर आप मीट खाते हैं तो आपके लिए अंदर B12 की कमी नहीं होगी, बट अगर आप नहीं खाते हैं तो आप में B12 की कमी बिल्कुल होने के चांसेस हैं, ये वो ये बात कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर,
इसके एक स्ट्रक्चर में खास बात क्या होती है कि उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा होता है। क्या ऐड हो रखा होता है मेरे बच्चे? मिथाइल ग्रुप। मैं एक सेकेंड जरा, हाँ, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा होता है, ठीक है ना। नाउ अब दूसरी बात भी एक आपको समझनी है कि इसकी ना ग्रेटर बायोएबिलिटी है कंपेयर टू अदर B12। देखो ऐसा नहीं है कि खाली B12 इसी में होता है और किसी में नहीं होता, नहीं। पर जब ये वाली मेडिसिन हमने देखी, टैबलेट देखी, तो चेक करा कि इसमें ना B12 की कुछ खास मात्रा है, जिसमें इसमें आपके कुछ नाम आ जाते हैं। साइनोकार्बिनोलिन, ठीक है ना, एडेनोसिलोप्रोपिलिन, लास्ट है हाइड्रोक्सोप्रोपिलिन। ये 3 फॉर्म ऑफ जो एक B12 के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, B12 का एक अच्छा पोषण देते हैं, वो इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात सोचना पड़ेगा, या B12 हमारी बॉडी को इतना चाहिए क्यों, और ये मेडिसिन इतनी न्यूज में आई क्यों। देखो ऐसा था कि ये वाली जो मेडिसिन है वो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है, मैं एक मिनट पेन की बदल रहा हूं, जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोडक्शन में क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देखिए अगर आपकी ऑक्सीजन आपको ढंग से नहीं मिलती है तो जो आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं उनका इस्तेमाल आप ढंग से नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, आपका डीएनए को रिपेयर करने का काम, उसको ठीक करने का या बनाने के काम में B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट होता है नर्वस सिस्टम, मेंटेन अ नर्व हेल्थ एंड सपोर्ट नर्व सेल फंक्शन, ठीक है। कि नर्व सेल के फंक्शन को अच्छी तरह से करने के लिए आपको B12 की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने कहा कि जो भी आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में आपका B12 आसानी से मिल जाता है, और क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के खाने में वो नहीं होता है B12, इसलिए ये वाली जो टैबलेट है ये अभी न्यूज में आई है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है यहाँ पर, और इसका नाम है मिथाइलकोबालामिन, ठीक है ना। और ये बोला गया है कि हिंदुस्तान में लगभग सभी को B12 की दिक्कत होती है, स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से जरा एक क्वेश्चन की वजह देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिथाइलकोबालामिन इज और आर करेक्ट, ठीक है ना। हेडक्वार्टर look at New York. ओके देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन में एक गलती हुई है, यहाँ पर ना खाली यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ऑप्शन 3 मतलब स्टेटमेंट 3 इज राइट आना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं जो आप इसे पीडीएफ को देखोगे मैं इसे करेक्ट करा दूंगा। फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखें कि अभी राइट स्टेटमेंट 3 ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बात आई भाई LID 568, भाई साहब पता है क्या ये, ऐसा हुआ नासा ने कहा कि भाई साहब हमारे टेलीस्कोप के थ्रू हमने एक्सरे, मतलब एक चंद्रा एक्सरे, उसके थ्रू भी हमने पता लगाया कि LID 568 नाम का एक ब्लैक होल है। उन्होंने ये बात पता लगाई जिसकी उम्र 1.5 बिलियन ईयर्स है, जब से बिग बैंग हुई है। बिग बैंग मतलब जब से यूनिवर्स बना तब से उसकी उम्र अब तक के 1.5 बिलियन ईयर है। और इस ब्लैक होल का फॉर्मेशन और ग्रोथ के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। नाम याद करना LID 568। अब LID 568 ना न्यूज में कई कारण से बना, ठीक है। एक तो इसने कहा कि ये फाउंडेड हुआ है एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सी, मतलब इनका कहना ये था कि हर गैलेक्सी के सेंटर में, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। उन्होंने एक बात ये बात कही, ठीक। दूसरी बात ये कही ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इसका मैकेनिज्म बिहाइंड देयर ग्रोथ एंड रिमेन अनक्लियर है, मतलब अभी ये नहीं बता सकते कि बढ़ता क्यों जा रहा है, ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट में बोला है इट इज फीडिंग ऑन द मैटर एट 40 टाइम्स द एडिंगटन लिमिट। अब एडिंगटन लिमिट क्या होती है, मैं 2 मिनट बात करता हूँ। देखो मैंने पूरा इस पे चार्ट बनाया। देखो लास्ट एक बात और बताता हूँ, इसका जो साइज है, तो साइज आपको समझना है, दे हैव अ मास मिलियन टू द बिलियंस ऑफ द टाइम्स ऑफ द सन। जो सन का साइज है उसके मिलियंस ऑफ द टाइम है। जैसे इसने कहा है, एक एग्जांपल दिया है, सेग्रेटस एक है, उसका 4.5 मिलियन सोलर मास है। ये बोल रहा है कि जो इसका मास निकला है ना, इसका टोटल मास, इसको आप कह दो, ऐसा हम कहते हैं ना कि भैया किसी का मास 3x है या किसी की हाइट 2x है, किसी से मतलब डबल है, ट्रिपल है। तो बोल रहा है अगर हमें इसका मास निकालना हो ब्लैक होल का, तो निकला है इतना
इनटू सन का मास। जो भी सन का मास है उससे तो बिलियन मिलियन टाइम्स ज्यादा है, वो ये बात कहना चाह रहा है। और इसमें एग्जांपल दिया है सेग्रेटस ए का, उसका जो मास है वो भी 4.3 मिलियन सोलर मास ज्यादा है, ठीक है ना। नाउ आता है एडिंगटन लिमिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको हम जरा समझते हैं। एडिंगटन लिमिट क्या होती है, ठीक है। ये ना पहली बात तो बताता है, अब देखो एडिंगटन लिमिट होती क्या है, ये एक तरह से कहो खाने की लिमिट, खाने की लिमिट। नाउ अब एक बात समझो, मान लो आप अनियन खा रहे हो, अब अनियन खाने के बाद आपके मुंह से बास आएगी, आएगी, पर खाना तो अंदर गया तो बास बाहर क्यों आ रही है। सो जो बाहर गैस आपकी बाहर मुंह से बदबू आ रही है उसको उसने कहा है रेडिएशन प्रेशर। तो ये कहता है कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल ये कहता है कि हम जब कोई चीज खाते हैं तो हम रेडिएशन बाहर की तरफ फेंकते हैं, ब्लैक होल से बाहर की तरफ हम रेडिएशन फेंकते हैं, तो उसे कहते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। और जो भी चीज वो अंदर खा रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खा रहा है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ब्लैक होल में बहुत ज्यादा होता है ना। तब एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेडिएशन प्रेशर और ब्लैक होल की खींचने की ताकत बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, या उसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है एडिंगटन लिमिट। क्या नाम है, एडिंगटन लिमिट, या ब्लैक होल की भाषा में कहो तो खाने की लिमिट। ये भाई साहब सर आर्थर एडिंगटन ने बताया था ये, और यहाँ पर इसने बात बोली है कि जो एडिंगटन लिमिट है वो गवर्न करती है ब्लैक होल की फीडिंग और ल्यूमिनोसिटी पे, ठीक है ना, एंड लिमिटिंग द रेट ऑफ द एक्सक्रीशन ब्राइटनेस। अगर इंसान मतलब ब्लैक होल की एडिंगटन लिमिट आ जाती है तो एक टाइम पे जो उसकी ब्राइटनेस का जो सोर्स होता है और फीडिंग की कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं रुकने लगती है, ठीक है। नाउ अब एक आता है सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन। सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तब होता है जब एक्सपेंशन रेट एक्सीड कर देता है लिमिट को, एडिंगटन लिमिट को सरपास कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका पेट भर गया है, पर आपने कहा है अब तो मैं गुलाब जामुन भी खाना है, अभी आइसक्रीम भी खानी है, मैं खा के ही रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपने क्या किया, जो आपकी खाने की लिमिट थी आपने उसको एक्सीड कर दिया। नाउ आप इसमें क्या हो रहा है कि जब उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है तब भी वो खा रहा है, और इसको हमने कहा सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन। अब जरा ऊपर की तरफ आइए, इसे कहते हैं 40x, कि जो अपनी इसकी खाने की लिमिट थी उसमें वो खा लिए और उससे 40 गुना ये खा रहा है अभी भी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडिंगटन लिमिट। ये पूरी कहानी है एडिंगटन लिमिट की। अब इधर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग, मैं अपनी शक्ल यहां से हटा के इधर रखता हूँ, थोड़ा सा मैं से ऊपर करता हूँ, ये देखो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में जरा बात समझिए। वो कहते हैं दे आर टिपिकली फाउंड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। बिल्कुल सही बात, इस बात को याद रखना। सभी गैलेक्सीज के अंदर एक मिड में एक ब्लैक होल होता है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी होता है, हर गैलेक्सी के अंदर होता है, ठीक है। वेरी गुड। द LID 568 is SMBA that existed just 1.5 billion years after the Big Bang। बिल्कुल ये बात मुझे एकदम सही सी लग रही है कि हाँ भाई दोनों सही है। एक बात कि ये वाला जो ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल, SMBH का मतलब क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। SMBH का मतलब क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। एक है सेग्रेटस ए इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द ऑड्रोमेडा गैलेक्सी। नहीं, ये गलत है। अगर आप सेग्रेटस के बारे में पता लगाओगे तो शायद, जहां तक मुझे याद है तो नीचे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेग्रेटस ए जो ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये आपको मिलता है हमारी गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का ये आपका वो है, क्या नाम है, ब्लैक होल है। तो इस बात को याद रखना। तो आपको दो नॉलेज मिली है, एक आपको मिली LID 568 के बारे में, और दूसरा सेग्रेटस ए जो हमारी गैलेक्सी में आपको ब्लैक होल मिलता है, ठीक है। आगे चलते रहा। अब आते हैं विकास इंजन की तरफ। देखिए ऐसा था, ये ना मतलब हमारा बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा माइलस्टोन क्यों है, जरा इस बात को समझ लीजिए। ऐसा था, जो विकास इंजन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया था और सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा गया, पता लगाया गया कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने क्या करा है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, और इस कार में एक खास बात है कि भैया जब आप इसकी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद चलने लगती है। करेक्ट है बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल। पर मैं कहूँ कुछ दूरी के बाद अगर आपको किसी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ जाए, ठीक है, तो ये रुक जाएगी, हाँ सर बिल्कुल रुक जाएगी। पर मैं कहूँ दोबारा स्टार्ट करना पड़े और फिर स्टार्ट ना हो तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। अगर ये स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे बिना रुके
सारी दूरी कवर करनी पड़ेगी बिना रुके, मतलब मैं कहीं रुक नहीं सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये रॉकेट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रॉकेट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि एक बार उन्होंने रॉकेट स्टार्ट कर दिया तो जब तक भाई साहब ये पहुंच नहीं जाता तब तक इसका इंजन ऑफ नहीं कर सकते, वरना दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। पर विकास इंजन की खास बात क्या है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसको आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस कॉल विकास इंजन, और ये हमारे इंडियंस ने बनाया है। अगर आप विकास इंजन की फुल फॉर्म देखोगे तो वेरियस, सॉरी नॉट विकास इंजन फुल फॉर्म, ये तो अलग चीज है, ठीक है। विकास इंजन जो है काफी चीजों में लगा के देखा जा रहा है, वो है PSLV, ठीक है, GSLV एंड LVM, ठीक है, तीनों में ये आपका लगेगा। अब इससे सिग्निफिकेंट फायदा होगा क्या, देखिए ऐसा होता है, आपको स्पेस की एक प्रॉपर्टी बताओगी। स्पेस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक बार स्पेस में पहुंच जाए तो स्पेस क्या होता है, जहां पर मतलब कोई चीज अगर आपने एक धक्का मार दिया किसी डायरेक्शन में तो चलती रहेगी। सेम वे अगर मान लो हमारे रॉकेट एक बार स्पेस में पहुंच जाए और इंजन ऑफ कर दे तो भी एक गति से वो एक ही डायरेक्शन में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब मान लो इसको इस डायरेक्शन से हमें इस डायरेक्शन में लेकर आना है तो हम इंजन दोबारा स्टार्ट करके अपनी डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। तो ये विकास इंजन की खास बात है। आपको हो सकता है बात बहुत छोटी लग रही हो, पर अगर ये सोच के देखो, विकास इंजन एक ऐसा इंजन है जो अर्थ पे बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं इसे और ऐसे यूज कर सकते हैं। ये रहे बात, समझ में आई, आंसर आई। अब जरा हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू विकास इंजन का अगर हम रेफरेंस ले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी बात सही है जरा बताइए। पहली बात वो ये बोलता है इट इज अ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन डेवलप्ड बाय इसरो। बिल्कुल सही बात है। जो विकास इंजन है उसमें जो लिक्विड जो इंजन होता है वो पेट्रोल की तरह ही होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ ऑक्सीडाइजर इन अनसिमेट्रिकल एंड डाइमेथाइलाइज्ड UDMH। ये ज्यादा हमारे लिए हो गया, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, तो इसे छोड़ दीजिए। इट इज यूज्ड इन अ पोस्ट स्टेज ऑफ LMV-R3 लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि हम 3 टाइप के रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये रॉकेट अबे आ जावे, ये रॉकेट हमारे हैं PSLV, GSLV और मार्क 3, सॉरी मार्क 3 कह रहा हूँ, LMV-3। ज्यादा मैंने भैया एवेंजर मूवी देख ली, मार्क 3 बोल रहा हूँ, एंड आयरन मैन सूट की याद आ रही मुझे। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो जरा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट क्या कहता है, जरा चिल्ला चिल्ला के बोलता भैया। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाली बात ही बोलती है कि कुछ न्यूज थी ना, कहाँ गई, हाँ यहाँ देखो, 2024 में ऐसा हुआ था कि वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर, मतलब 2024 में से जंगल में आग लगी थी सीवियर, ठीक है, और ड्रॉट भी हो गया था, ठीक। और जो अमेजॉन है एक तरह से बहुत ही वाइटल चीज है पूरे एनवायरमेंट के लिए। अगर मान लो इसमें आग लग जाए और इसमें ही सूखा पड़ रहा है तो आपको पता है कि आपकी अर्थ में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा लेवल पे डिक्रीज जाएगा। क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो तो आपको पता लगेगा जो अमेजॉन है वो भाई साहब, अमेजॉन के जंगल जो हैं उनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि भैया हमारी अर्थ को मैक्सिमम जो ऑक्सीजन मिलती है वो अमेजॉन के जंगल से मिलती है, ठीक है। अब जरा अमेजॉन का आप जंगल देखोगे तो वो आपको कई देशों से कवर होता दिखेगा। देखिए, बोलीविया, ब्राजील, फ्रेंच गुआना, सुरीनेम, गुआना, ठीक है ना, फिर कोलंबिया, इक्वेडोर एंड पेरू, इन सभी देशों से कवर्ड है आपका अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो इन कंट्री के नाम भी बताना चाहिए। नाउ यहां से आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए, अगर मान लीजिए आज हम जितना भी CO2 अपनी इंडस्ट्री या कहीं से निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है वो अमेजॉन का जंगल कर रहा है। और अगर आपके उसके साइज का बात करना है ना तो इंडिया का डबल द साइज है। मैं पूरे इंडिया का जितना लैंड मास है ना उसका डबल कर दो, उतना बड़ा तो खाली अमेजॉन का जंगल ही जंगल है। बात समझ में आ रही है। नाउ अब यहां से हम आगे चलते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि ये CO2 एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम O2 देता है, पर कितना देता है वो है 2 बिलियन टन CO2 ये एनुअली एब्जॉर्ब करता है। अगर ये चला जाए ना तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्शन है, मैंने आपको बता दिया भैया। इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक बात और जो मैंने आपको नहीं बताई है कि 20% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो होता है
वो अमेजोन की रिवरों से ही पास होता है, ठीक है ना। अगर भाई साहब ये जो है, ये जो बंदा है मतलब अमेजोन का जंगल, ये अफेक्ट हो जाए ना, तो वहां पर जो अमेरिका में मानसून आता है वो अफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में बारिश ढंग से ना हो अगर अमेजोन का जंगल उड़ जाए यहाँ से, पूरी की पूरी मानसून इस जंगल पे डिपेंडेंट है। तो भैया ये पूरी कहानी है। तो ये न्यूज में क्यों आई थी, दो कारण से आई थी। एक तो अमेजोन की जंगलों में आग लग गई थी और लगने के बाद वहां पर सूखा पड़ गया था, इस चक्कर में न्यूज में बनी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आपको पता है जब मैं छोटा था तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता था, यूपी बोर्ड के लोग क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते हैं, तो हमें ऐसे ठीक करना पड़ा, ऐसे कहते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन। चलिए, which of the following statement regarding the Amazon rainforest is correct? इनमें से कौन सी बात Amazon rainforest के लिए एकदम सत्य है? देखिए, Amazon rainforest के बारे में एकदम सत्य सत्य बात बोले हैं, तो सत्य सत्य बात में है इट स्पैन मोर देन 5 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, दिल से बात बोली, बिल्कुल सही बात है। इट कंट्रीब्यूट नियरली 1/5 वर्ल्ड फ्रेश वाटर रन ऑफ। बिल्कुल ये भी बात भी एकदम सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। इट्स अ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट लोकेटेड एट द टेम्परेट क्लाइमेट जोन। नो, दिस इज नॉट अ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, ये बिल्कुल भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। ये यहाँ पर एक इक्वेटोरियल जोन पे एक रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन यहाँ पर होती है यहाँ पर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, ओके जी, आगे देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा करना है, तो तुम्हें करना है। ओके, कॉफी माय फेवरेट थिंग। तो भैया मुझे कॉफी बहुत पसंद है और कॉफी न्यूज में बनी थी। ऐसा हुआ था कि हमारी इंडिया ने पहले हम टी का प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, अब हम कॉफी का प्रोडक्शन हम ज्यादा करने लगे, ठीक है ना। इंडिया में कई टाइप की कॉफी ग्रो होती है, उसमें से हमारे पास 4 टाइप की कॉफी है। एक है अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिया एंड एक्सेल्सा। ये हम कॉफी भैया हम दुनिया को बेचते हैं और खुद भी हम खाते हैं। नाउ इसमें हमारी जो रैंक है ग्लोबली वो है 7th प्रोडक्शन में, ठीक है। हम कॉफी बनाते हैं। नाउ हमें ये बात समझनी चाहिए कि आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपको कॉफी अगर बनानी हो तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो क्या राजस्थान में पैदा हो सकती है? नहीं, नहीं बच सकती। हमें रेनफॉल भी अच्छी अच्छी खासी चाहिए, 1500 से लेकर 2500 mm रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत हो, मतलब खाद वाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये कॉफी बन सकती है। नाउ अब इसका जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 स्टेट में होता है। साउथ इंडिया में होता है केरला, सॉरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब इन 3 जगह में सबसे ज्यादा होता है। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो कर्नाटका भैया दबा दबा के भैया देता है। बट कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा कि भैया हमारे में कैपेबिलिटी है, हम भी कॉफी उगा सकते हैं। तो इमर्जिंग स्टेट एरिया में आया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उन्होंने भी कहा है कि हम भी उगा सकते हैं, क्लियर है। नाउ यहां तक की बात अगर आपको समझ में आएगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट वैल्यू में हमारी जो हम मतलब भैया आगे दिख रहे हैं, यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं हम। ऐसा था जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन ने उसने कहा था कि जहां से भी डिफॉरेस्टेड एरिया से कॉफी या कुछ बन रही है तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से वहां पर जो बन रही कॉफी थी वो यूरोप नहीं ले रहा है, तो अब उनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा कॉफी की डिमांड हो गई है। स्पेशली जो एक कॉफी का नाम है रोबस्टा कॉफी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस चक्कर में ये न्यूज में बना हुआ था, ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता हमारा, क्वेश्चन हमारा कहता है विद रेफरेंस टू कॉफी कल्टीवेशन कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला, इंडिया रैंक अमंग द टॉप 5, नहीं, वी आर एट द 7th रैंक, ठीक है। रोबस्टा कॉफी इज प्रेफर्ड फॉर द इंस्टेंट कॉफी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज, बिल्कुल सही। सेकंड, कॉफी रोबस्टा कॉफी की मैक्सिमम डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थर्ड है, कॉफी इंडिया इज द मोस्टली ग्रोन अंडर द सनलाइट टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। जहां पर सनलाइट की मात्रा अच्छी होती है, 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 1500 से लेकर 2500 mm की बारिश आपकी हो रखी होती है, वहां पर ही आपकी कॉफी ग्रो होती है। और भैया सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डी अमोनियम फॉस्फेट। भैया ये एक टाइप का ना फर्टिलाइजर है जो आपको पता होना चाहिए, डी अमोनियम फॉस्फेट। और ये रिसेंटली ना यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है
वन टाइम स्पेशल सब्सिडी की वजह इसकी सब्सिडी बढ़ती रही, मतलब अभी चालू है। और जो आम कस्टमर है, मतलब आम फार्मर है, वो 3500 पर मेट्रिक टन के हिसाब से ये भैया खरीद सकता है। ठीक नाउ, अब इसकी खास बात क्या है मैं आपको एक बात दूं, ये यूरिया के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला फर्टिलाइजर है, ये आपको बात समझनी चाहिए। ठीक, ये मदद करता है प्लांट्स के नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, क्रूशियल प्लांट ग्रोथ में ये मदद करता है। फिर ये बात करता है हाईली सॉल्युबल एंड क्विकली रिलीजिंग फॉस्फेट एंड अमोनियम इनटू सॉइल। ठीक, इसकी खास बात क्या है, और ये फॉस्फेट और अमोनियम जो होती है सॉइल में तुरंत रिलीज करने में मदद करता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। यूरिया के बाद सेकंड बेस्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका प्रोडक्शन इंपोर्ट क्यों करा जा रहा है ज्यादा? देखो, पहली बात तो इसका प्रोडक्शन इंपोर्ट है 4.3 मिलियन मैट्रिक टन, बहुत ज्यादा है। 2023 की फाइनेंशियल ईयर की आपकी बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि इसमें ना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है भी, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी वजह से तो इसका इस्तेमाल है ही बहुत ज्यादा, लोग यूज कर रहे हैं, पर एडिशनल यूज भी है इसका। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखी होगी, मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब मुझे खावा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम टैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप। तो देखो यहाँ पर आपको ना नीचे आते आते ये वर्ड यहाँ पर दिख जाएगा आपको, टैप। देखो, टैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मीट द एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड। टैप जो फर्टिलाइजर है हम खाली डोमेस्टिक यूज में नहीं कर रहे, बाहर भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ, डैप की एक खास बात और है। मान लीजिए आपको लगता है जंगल में आग लगने वाली है, आप डैप नाम का फर्टिलाइजर फैला दो, आग नहीं लगी। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत अच्छा काम आता है कि अगर आपने कोई लोहे की चीज बनाई है, उसमें फिनिशिंग शाइनिंग लेकर आनी है, तो आप डैप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शराब, मतलब शराब कह रहा हूँ, वाइन जल्दी बनानी है, तो आप उसको शराब को जल्दी से फर्मेंटेशन, मतलब सड़ाना शुरू कर सकते हो। ग्रेप्स को जल्दी से सड़ाने का काम प्रोसेस अगर करना है, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? ये बात आ गई। अगर इससे क्वेश्चन समझे हुए, क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डैप इज करेक्ट। डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज मोस्ट वाइडली यूज एज अ फर्टिलाइजर इन इंडिया। मोस्ट वाइडली तो मैं नहीं कहूंगा कि भैया सबसे ज्यादा तो यूरिया का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस, बिल्कुल सही बात है। टैप का बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल है और क्विकली रिलीज करता है न्यूट्रिएंट। ये भी बात भी सही है कि भैया अगर मुझे अमोनियम या कोई और फॉस्फेट भी हमें सॉइल में तुरंत रिलीज कराना है, तो उसके लिए टैप बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर है। तो बी इज द राइट आंसर ओवर है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बात एकदम सही है आपकी। अगली बात पे आते हैं हम जरा। अगली बात क्या कहती है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का तो भाई ये बहुत ही खतरनाक खबर है, और इस खबर के चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला काफी बिगड़ता जा रहा है। सी, ऐसा था, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का काम यह था कि जो कार्बन एमिशन है उसको रोका जा सके। तो उसमें क्या था, बहुत सारे बैंक जैसे मेजर यूएस बैंक, क्लीयरिंग, गोल्डमैन सैक, वेल मार्गो, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सब के सब भाई साहब आगे आकर इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया कि हम कार्बन एमिशन को रोकने में मदद करेंगे। बट रिसेंटली क्या हुआ, इन सब लोगों ने कह दिया कि हम ये वाला जो प्रोजेक्ट था 2050 तक नेट जीरो एमिशन का, कार्बन का निकलना, उसमें हम छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर? ठीक है ना, रीजन ये था कि उनको लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। तो यूएस बैंक ने कहा है हम एग्जिट मार रहे हैं। इट इज व्हाट इट इज। ठीक है ना, जो हम कह रहे हैं भैया यही बात आप समझ लो सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बन रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि जो एनवायरमेंट एक प्रॉब्लम है वो एक फेक प्रॉब्लम है। एग्जिस्टेंस कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो पहले इसका प्लान ये था कि 2050 तक बिल्कुल ही नेट एमिशन खत्म कर देना है। अंतरिम टारगेट मतलब 2030 तक, कि पहले हम 2030 को एक डेडलाइन मान के चलेंगे, और फिर 2030 के अकॉर्डिंग 2050 में हम जो भी काम बचा हुआ वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, फोकस ऑन कार्बन हैवी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उन पे हमारा काम था। और क्योंकि इनमें से कोई भी इंडस्ट्री से, मतलब कार्बन एमिशन इंडस्ट्री से संबंध नहीं रखती, तो अपनी रिपोर्ट भी एनुअली निकालने वाले थे कि भैया जिससे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बिना किसी दबाव के बना सकें। बट यूएस गवर्नमेंट ने इन्हें रोक दिया है। विद रेफरेंस टू नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात सही है? It was launched by the Global Financial Institution under the UN Environment Program। ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था
बिल्कुल बात सही है, बैंकिंग ने लॉन्च किया था। इट एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। बिल्कुल बिल्कुल भी कार्बन एमिशन का इस्तेमाल ना हो, ये उनका एम था। सेकंड बिल्कुल सही बात है। ऑल मेजर यूएस बैंक कंटिन्यू टू रिमेन द मेंबर ऑफ अलायंस। नहीं, जितने भी यूएस बैंक थे उन्होंने कह दिया हम जा रहे हैं टाटा और टेक कर, आप अपना ख्याल खुद रखें, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम। अब आता है गाड़ी। देखो हमारे देश में डॉग ब्रीडिंग जो है, मतलब ऐसा था कि हम ये मानते थे कि जर्मन शेफर्ड्स और बाकी जो लैब्राडोर हैं ये ब्रीड्स बहुत अच्छी हैं। और इसमें एक डॉग है गाड़ी डॉग, ये आपने देखा भी होगा, यूएस में भी बहुत देखने को मिलता है। गाड़ी डॉग एक माउंटेन डॉग है जो कि आपको हिमालय नेपाल वाले एरिया में देखने को मिला है। एक हिमालयन ब्रीड है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करा गया है इंडियन ब्रीड में। पहले, इससे पहले कई ऐसे हिंदुस्तानी कुत्ते जिनको हम ऑलरेडी हम करते हैं कि हमारी प्योर ब्रीड है, हमारी हिंदुस्तान की शान है। जैसे पहले था राजपल्लयम, एक साउथ इंडियन कुत्ता है, बहुत ही पतला टाइप का होता है और ये आज इंडियन आर्मी में भी है, ठीक है ना। फिर है शिपारी एंड मुदगल। मुदगल वो होते हैं जो आपको स्ट्रीट डॉग देखने को मिलते हैं ना, ब्राउन रंग के, वो मुदगल होता है ना। अब ये इन कुत्तों में एक और कुत्ते का नाम आ गया है जिसका नाम है गाड़ी डॉग, और ये किसके द्वारा आया है, ICAR-NABGR। ये हमारी वो है जो रिकॉग्नाइज करती है कि यार ये हमारा है ब्रीडिंग में, ठीक है। तो जो ये कुत्ता है ये आपका एक तरह से हिमालयन कुत्ता है और भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम आता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड वाले इलाकों में ये कुत्ता आराम से आपको देखने को मिलेगा। इसके कई नाम हैं जैसे इंडियन पैंथर हाउंड, इंडियन लेपर्ड हाउंड, ठीक है, फॉर इज एबिलिटी टू फाइट स्नो लेपर्ड। ये इतना काबिलियत है कि स्नो लेपर्ड को भी धक्का मार के बाहर फेंक सकता है, इतनी ताकत रखता है। इसलिए इस कुत्ते को ये नाम भी दिया गया है, इंडियन पैंथर हाउंड और इंडियन लेपर्ड हाउंड, ठीक है। आगे देखिए जरा, इसकी खास बात क्या है कि गाड़ी शेफर्ड टू गार्ड शीप एंड गोट्स फ्रॉम द प्रेडेटर, कि भैया शेर वेर आ जाए तो उनसे लड़के भगाने में ये बहुत ज्यादा काबिल लगता है। ये कुत्ता अपने आप में साइज में काफी अच्छा है, मीडियम टू लार्ज साइज में आते हैं। 28 इंच टॉल होते हैं, 40 केजी इनकी मतलब हाइट होती है, ठीक है। एक वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको सर्दी वर्दी से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ में सो सकते हैं, बर्फ में लेट सकते हैं, इन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेल सूटेड फॉर द हार्श हिमालयन क्लाइमेट, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां के बहुत अच्छे कुत्ते माने जाते हैं। नाउ अब आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गाड़ी डॉग। गाड़ी डॉग एक इंडिजिनस ब्रीड है जो हिमालय रीजन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है ये एकदम, ठीक है। द ब्रीड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICAR-NABGR, बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट है प्राइमरी यूज फॉर हर्डिंग कैटल इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है ना, वहां पर कैटल की हर्ड मतलब ट्रॉपिकल रीजन समझते हो, मध्य प्रदेश वाला इलाका, मध्य प्रदेश गुजरात में भेड़ बकरियों को चलाने के काम आता है। नहीं भैया, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ही एकदम सही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है, आगे चले। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, क्या बात है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप क्या है, देखो ऐसा था कि प्लास्टिक को पूरी तरह से धरती से गायब करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम रख दिया गया है GPAP, ठीक है। 25 कंट्रीज में इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी शुरुआत की थी कि भैया हम GPAP को लेकर आएंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में 2019 में ये बना था, ठीक। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो दुनिया भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनका एक ग्रुप है, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज को लेकर आया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसे खत्म करेंगे, प्लास्टिक को हम इकोनॉमी में सर्कुलाइज करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं उसको एक बेहतर यूज में करेंगे, जैसे रोड बना लेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सरकारों को, बिजनेस को, सिविल सोसाइटी को एक साथ लेकर आएंगे जिससे मामला रिड्यूस हो, ठीक है। GPA जब एक्सलेट होगा और काम शुरू होगा तो वो इकोनॉमी को घुमाएगा और पॉल्यूशन को कम करेगा, ठीक है। मतलब प्लास्टिक से चलने वाली जो इकोनॉमी है उसको ठीक करेगा और उसको रिसाइकिल करके एक इकोनॉमी बनाएगा। जैसे आपकी रोड आजकल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक है बुर्किना फासो, अगर आप सर्च करना, बुर्किना फासो में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके टायर बनाए जा रहे हैं, जबकि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। बहुत बुरी हालत है वहां पर, बट काफी अच्छा काम करा जा रहा है वहां पर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो चाहती है कि GPAP बहुत तेजी से सभी गवर्नमेंट अपने उसमें इस्तेमाल करें। क्यों, एक तो वेस्ट कम हो, दूसरा नौकरियां बहुत बढ़ेंगी, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा और इन्वेस्ट एंड मोबिलाइजेशन, मतलब कंपनियां आकर काम करना पसंद करेंगी इस चीज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। आगे देखिए जरा, ये है यहाँ पर
इसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे इसको हटाता हूँ। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क क्या है? सिचुएटेड, ये जो सिचुएटेड है वो उड़ीसा में है, ठीक है। एक डेल्टा रीजन है यहाँ पर समुद्र के पास। डेल्टा रीजन समझते हो? एक ऐसा रीजन जहां पर पानी बीच बीच में लैंडमार्क छोड़ देता है। जो नदियां होती हैं बीच बीच में लैंडमार्क छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मानी, बेतरानी, धामरा रिवर का। ये एक्चुअली 3 रिवर का है, द्वारा भूपाल। तो प्रोनाउंसिएशन इतनी खतरनाक हो जाती है ना कुछ चीजों की, कि मेरे से वैसी प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है और ये और दिक्कत कर रहा है। चलो देखो, ये कह रहा है ब्रह्मानी रिवर, बेतरानी रिवर और धामरा रिवर, ये 3 रिवर को मिलाकर यहाँ पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब ये नेशनल पार्क ऐसा नहीं है पहली बार बन गया, 1826 में, नॉट 1826 में, मतलब ये बहुत पहले उड़ीसा में इस पार्क, नेशनल पार्क को गठित करा गया था। पर 2025 में यहाँ पर जो क्रोकोडाइल रहते हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखी है। पहले हमने देखा था कि 2024 में ये 181 थे, बट अब नाउ इनकी संख्या हो गई है 1826। कितनी हो गई है? 1826। क्लियर है? ये बात हो गई। नाउ एक बात और है कि ये एक रामसर साइट है, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका गठन जो हो गया था 1975 में हो गया था, पर इसको रामसर साइट का दर्जा 2002 में मिल गया था। तो भाई यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी एग्जाम में आने के लिए। रामसर साइट हमेशा एग्जाम का एक पार्ट बनती है, याद रखना। ये भितरकनिका नेशनल पार्क आपके एग्जाम में जरूर आएगा। दूसरी बात, अगर हम सुंदरबन डेल्टा के बाद कहीं जगह एक मैंग्रोव फॉरेस्ट देखना चाहते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो वो हमें यहीं देखने को मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये 3 मैंग्रोव स्पीशीज को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक का नाम है एफ्सीनिया, रिजोफोरा एंड हेरेट्रा। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कुछ स्पीशीज देखने को मिलेंगी। एक तो सॉल्ट वाटर, मतलब खारे पानी का आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा। पाइथन, किंग कोबरा, वाटर मॉनिटर लिजर्ड एंड स्पॉटेड डियर एंड वाइल्ड बोर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक कमाल का पक्षी देखने को मिलता है यहाँ पर। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर बहुत है, जैसे ओपन बाइल स्टॉक्स एंड हेरॉन्स। ये 2 बर्ड्स हैं जो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ओके जी। एक बात और, यहाँ पर ये वाला जो बीच, यहाँ का जो बीच है, जो इसका समुद्र तल है ना, मतलब जो बीच के किनारे इसका जो नेशनल पार्क है, इसमें खास बात है कि इसके बीच पे, इस नेशनल पार्क के बीच पे आपको ऑलिव रिडल टर्टल देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा हूँ? ऑलिव रिडल टर्टल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की खास बात है। 2 चीजें यहाँ पर बहुत खास बात है, एक क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और दूसरा है ऑलिव ग्रीन टर्टल, ठीक है ना। ऑलिव रिडल टर्टल, सॉरी नॉट ऑलिव ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडल टर्टल। नाउ अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो जरा इसका एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब? क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू भितरकनिका नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात सही है? तो पहला बोलता है ये लोकेटेड है 3 नदियों के किनारे पे। हाँ, ब्रह्मानी, बेतरानी एंड धामरा रिवर, बिल्कुल सही बात है। और इस किनारे को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। जब नदियां अपने बीच में लैंडमार्क छोड़ देती हैं तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। नाउ इट इज अ होम ऑफ इंडियन ओनली टर्टल सेंचुरी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर टर्टल्स मिलते हैं? हाँ। और ये एक ऐसी सेंचुरी जहां पर सिर्फ टर्टल मिलते हैं, और फिर ऐसी हमारे पास नेशनल पार्क है ही नहीं। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल ये बात सही है। भितरकनिका इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नहीं, गलत है। ड्राई डेसिडियस वो होता है जहां पर सूखा होता है और वहां पर थोड़े से जंगल आपको देखने को मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वाली वीडियो ज्योग्राफी की नहीं देखी तो प्लीज देख लेना। जस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बाय शुभम वाश ने आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए जरा, अगला है रेड होल माइनिंग। भैया रेड होल माइनिंग ना एक्चुअली क्या था, ये न्यूज में बनी। क्यों बनी मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो आप गंदे गंदे काम करो ना आसाम में, रेड होल माइनिंग, रेड होल मतलब रेड जैसे चूहे की तरह छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें लोगों को भेजा और वहां से कोयला निकाला। तो इतने छोटे गड्ढे होते हैं कि अगर वो बंद हो गए तो आदमी वहीं फंस जाएगा, ठीक है ना। और उन रेड होल माइनिंग में इंसान को ना रैंग रैंग के जाना पड़ता है जिससे वो आराम से अपना कोयला निकाल सके, अदरवाइज नहीं जा सकते। नाउ यही बात वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट को ओवर द ट्राइब वर्कर, कुछ लोग अभी फंस गए थे वहां पर, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना।
उस रेड होल में पानी आ गया था और वो डूब के मर गए थे वहां पर। नाउ मेघालय में जो कोल होता है वो रेड होल माइनिंग से निकाला जाता है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका होता है, कोई आपसे पूछे कोयला कैसे निकालता है, तो रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग का मतलब है छोटा छेद है और छोटे छेद में घुस के आपको कोयला निकालना है। क्या निकालना है? कोयला निकालना है। इसे हम कहते हैं रेड होल माइनिंग। नाउ अब रेड होल माइनिंग अगर आपको समझ में आ गया हो, सबसे पहले तो ये अनसाइंटिफिक मतलब कहते हैं प्रैक्टिस है। हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो कोल का माउथ साइज ओपन हो, काफी बड़ा हो, जिससे जब अगर कोई दिक्कत आ जाए तो भाग कर सारे के सारे लोग आ सकें। ठीक है ना। नाउ अब कहानी क्या है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार इसको बैन क्यों करा गया था? बैन करने की समस्या मिल जाएगा। पहली बात तो मेघालय एक सिक्स शेड्यूल स्टेट है जहां पर माइनिंग होनी नहीं चाहिए कायदे में। ठीक है ना। जहां पर मतलब कंट्रोल कर रखा होता है, बट फिर भी वहां पर इलीगल फॉर्मेट में माइनिंग चल रही है। जब से इसे स्टेटहुड मिला है, लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है कि भैया माइनिंग निकाल सकते हो। बट यहाँ पर कई सारी दिक्कत आ रही थी। पहली बात, हमें पेड़ काटने पड़े। दूसरी बात, जब हम माइनिंग कर रहे थे तो कुछ हार्मफुल जो मिनरल्स होते हैं जैसे सल्फेट, आयरन, वो पानी में मिल जाते हैं और मछलियों को मार देते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात है, चाइल्ड लेबर आ रखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ रखा है। ठीक है ना। और रेड होल माइनिंग तो यहाँ पर होती है। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल ही नहीं करती है, प्राइवेट प्लेयर इसे आके कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आफ्टर मेघालय बिकम 1972 में जैसे उसे स्टेटहुड मिला तो माइनिंग वहां पर बूम होने लगी और वहां पर एडवांस मशीनरी की कमी आज भी है। ठीक है ना। ये यहाँ पर पूरी कहानी है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन है, इट इज प्राइमरली यूज्ड इन द एरिया विद थिक एंड इजीली एक्सेसिबल कोल सीम्स। ठीक है ना। ये जो रेड होल माइनिंग है वहां करी जाती है जहां पर एरिया बहुत थिक है और आसानी से कोल निकाला जा सके। ठीक है। तो भैया गलत है, बिल्कुल आसानी से नहीं निकलता, इसलिए वहां पर रेड होल माइनिंग की जाती है कि अगर गड्ढा छोटा होगा तो जो पूरी माइन है वो ढहेगी नहीं। ठीक है ना। इसलिए छोटा गड्ढा किया जाता है। द मेथड इन्वॉल्व्स नैरो टनल डग इनटू द ग्राउंड फॉर अ कोल एक्सट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात, छोटा सा गड्ढा बना देता है जिसकी वजह से निकाला जाता है। अगला है, रेड होल माइनिंग इज कंसिडर लीगल मेथड फॉर। नहीं, रेड होल माइनिंग तो कहीं से भी लीगल नहीं है। तो आंसर बचा यहाँ पर 20 सेकंड इज द राइट आंसर, बाकी सब बकवास है। आगे यहाँ पर देखो, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट वाज रेड होल माइनिंग बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा ये तो मुझे क्वेश्चन कराना है, ये तो तुम्हें करना है, पता होगा मैं क्यों कराऊं, दिमाग खराब है। ओके, कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या होता है? कीलिंग कर्व क्या होता है? देखो ऐसा था कि ये एक कर्व बनाया गया, ये बनाया गया था CO2 के ट्रेंड को पता करने के लिए। ये हवाई कहाँ आता है? यूएसए के अंडर आता है। वहां पर एक मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी है, वहां से पता लगाया था। एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने इस बात को शुरुआत की थी कि CO2 को नापने के लिए एक ग्राफ बनाना चाहिए कि वो किस लेवल पे किस दिशा में बढ़ रहा है, तो बनाया था डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग ने, उन्हें बनाया था। और ये वाला जो ग्राफ है 1958 में इस ग्राफ को स्थापना कर दी गई थी, जो अभी तक शो कर रहा है कि भैया कैसा हमारा जो CO2 का लेवल है वो किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या कि 2024 में जो कीलिंग कर्व थे उसने रिकॉर्ड किया था कि CO2 का लेवल पूरे 67 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ठीक है ना। पहले ये रिकॉर्ड 2016 में देखा गया था और 2024 में दोबारा से इसका जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ा है। इस चक्कर में ये न्यूज में आ गया था। ठीक है ना। इसका कारण एक सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर एल नीनो इफेक्ट। इस बारे में हमने जनवरी की न्यूज में भी बात किया था कि एल नीनो इफेक्ट हमने देखा, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब एल नीनो वाला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, गारंटी की बात है कि एल नीनो का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है मेरा। या तो सीरियस में आएगा या इंडिया में आएगा गुड़िया, और ऐसा भी सकता है दोनों में आ जाए। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। एक क्वेश्चन देखिए रहा, व्हाट डज अ कीलिंग कर्व रिप्रेजेंट? तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कीलिंग कर्व जो रिप्रेजेंट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा ना मेरे पास टाइम कम है, मेरे को 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है अभी। रीजन ये है, मुझे दिल्ली भागना है और मुझे ना 8 बजे निकलना था सुबह के, बट अभी 9 बजे है और मेरी ना रेपुटेशन की ABCD लगने वाली है वहां पर, जहां पर मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा फास्ट लेके चलूंगा जिससे थोड़ा ये काम जल्दी हो जाए और मैं निपट लूँ। याला ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमालय पे, नेपाल बॉर्डर पे है। वो कह रहा है कि याला ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है भाई? है मतलब यहाँ पर आई थिंक यही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, हाँ, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यही है। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनी थी। इन्होंने दुनिया भर के जितने भी ग्लेशियर हैं
ठीक है ना, उन सब का एक डाटा बनाया और इस ग्लेशियर का डाटा इस तरह है कि जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है इसका मतलब उतनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है और अर्थ में जो ग्लेशियर की वजह से फ्लड आने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नेपाल में एक ग्लेशियर है, ठीक है ना, वो बहुत तेजी से जाके पिघल रहा है जिसका नाम है याला ग्लेशियर, और इसकी जो पिघलने की कैपेसिटी है वो 36% है। 36% तक वो एक्सपीरियंस कर चुका है रिडक्शन इन देयर टाइम पीरियड, मतलब घटने में 36% घट चुका है। एंड 2040 तक आते आते ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में इसका नाम टॉप पर है और इस वजह से न्यूज में बना था, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंडिया से भैया ये एसोसिएटेड है। अगर हम वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर की बात करें तो एडिशन मार्च 2025 तक ये आ गया था भाई, ठीक है। ओके, अदर क्रिटिकल जो ग्लेशियर है वो है चाइना का एक ग्लेशियर है जो 2023 तक डिसअपीयर हो जाएगा जिसका नाम है दाबू ग्लेशियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्लाह भैया न्यूज में देखिएगा याला ग्लेशियर के बारे में कौन सी बात सही है, तो मैं सीधे सही बात पे आता हूँ, वो है ये, इट इज द ओनली ग्लेशियर इन द हिमालय लिस्टेड इन द ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट। हाँ, अभी सबसे ज्यादा जो एकदम निपटने का अगर तो सबसे ज्यादा तेजी से निपट रहा है वो यही है, ठीक है ना। अब ये वाला आपने कहा सर ये वाला क्यों नहीं कहा, बेटा ये एंडेंजर्ड है, इसके बारे में ये नहीं कह रहे कि एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा, इसे कंट्रोल करा जा सकता है, पर जो एकदम निपटने वाली कगार पे है वो है याला ग्लेशियर जिसे रोका नहीं जा सकता अभी, ठीक है ना। ये है खेल। आगे देखते रहो। अगली है रिवर इंटरलिंकिंग इंडिया। रिवर इंटरलिंकिंग इंडिया क्या है, अब क्या सीन है, क्या पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। लार्ज स्केल वाटर ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू अ डेफिशिएंट एरिया थ्रू कैनाल रिजर्वेशन एंड पाइपलाइन। देखो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास 4% का फ्रेश वाटर है, अगर हम रिवर को इंटरलिंक नहीं करते हैं तो हमारी हर जगह पूरे देश में पानी नहीं पहुंच सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि हर हाल में भैया पानी पहुंच जाना चाहिए। तो पहली बार 1858 में प्रपोज हुआ था, ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि भैया आपको कैनाल नेविगेशन करना चाहिए अदरवाइज काम नहीं बनेगा। एनपीपी को यह काम दिया गया कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाओ जिसमें 30 ऐसी प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें 2 नदियों को कनेक्ट करना पड़े। फिर ये काम आगे बढ़ाया गया एनडब्ल्यूडी के द्वारा, इसमें इनको सेटअप करनी थी पूरा पर कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। नाउ 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 12 साल का समय है, काम खत्म करो वरना तुम्हारी ऐसी कम कैसी। नाउ इसी काम को जरा यहाँ पर समझो जरा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है बीसीएम, ठीक है। हमने बीसीएम के बारे में पहले जनवरी वाली न्यूज में बात की, शायद फरवरी में भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 34 मिलियन जो एरिया है वहां पर ये पानी इतना पानी पहुंचना चाहिए बाकी जगह पर थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। दूसरा 34,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पानी निकलना चाहिए, ठीक है। लास्ट 24/7 ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल हो, ड्रॉट मिटिगेशन खत्म हो जाए जिससे जहां जहां सूखा पड़ता है पानी की कमी का वो खत्म हो जाए, फ्लड कंट्रोल हो जाए कि भैया पानी में इतना पानी आ रखा है नदी में कि भैया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैनाल बना के उसको कंट्रोल किया जाए। लास्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, प्रोवाइड इक्विटेबल वाटर एंड एक्सेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशियो बेनिफिट, ठीक है ना, इकोनॉमिक और सोशियो बेनिफिट यहाँ पर लाए गए हैं कि अगर हमने इसे इंटरलिंक कर दिया तो हमारे पास इंडस्ट्री के लिए पानी पीने के लिए भी और नौकरी देने तक के लिए हमारे पास सब चीजों के लिए पानी अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके काम करने में कई सारे प्रॉब्लम है भाई, तो जो एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लाइमेट का टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, जो वहाँ की मॉर्फोलॉजी मतलब नदी की जो एक स्ट्रक्चर है उसको वो बिगड़ जाएगी, इस सारी चीजें हैं। दूसरा, लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेंगी, जहां जहां कैनाल बनेंगे वहां लोगों को घर छोड़ के जाने पड़ेंगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इशू है कि भैया हम उस स्टेट को इतना पानी नहीं देंगे अपनी नदी में से, ये एक डिस्प्यूट होता है। हाई कॉस्ट एंड डिले रिड्यूस इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वैसे बनाने में कैनाल बनाने में बहुत बना रखे, पूरी नदी कैनाल मतलब नदी बनाना, ठीक है ना, हम उसे कैनाल बोल देते हैं पर एक्चुअल में है वो नदी, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। पर अगर हमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब सूखे के वक्त पानी को बचाना सीख जाएंगे। लोकल वाटर कंजर्वेशन, समुद्र में जाने से पहले हम उस पानी को इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छी तरह से इरिगेशन में उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्सप्लोर लोकलाइज सोल्यूशन अलोंग साइड द लार्ज स्केल, लोकल लेवल पे भी सोल्यूशन होना चाहिए, बजाय ये नहीं कि हम खाली कैनाल पे डिपेंड हो जाए। तो उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि हर शहर में एक लेक बना दी जाए जिस लेक से भैया पानी मिलता रहे, ठीक है।
अगला देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ की बेनिफिट फॉर द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो सीधे भैया सी आंसर पे आता है। वो कहता है ट्रांसफर सरप्लस वाटर टू डेफिशिएंट रीजन, जो ऐसे रीजन है जहां पर पानी नहीं है वहां पर बूस्ट करने का काम बहुत ज्यादा करता है ये काम, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, अब हम जरा न्यूज के ऑलमोस्ट एंड पे आने ही वाले हैं। देखिए जरा डार्क ऑक्सीजन। देखिए भैया डार्क ऑक्सीजन के बारे में ना बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। नॉर्मली हमें बात पता है कि जो प्लांट है वो CO2 तो ले लेते हैं और O2 देते हैं, ऐसे जीवन चलता है, हमारा मानना ये था। पर हमारा मानना ये भी था कि जो मछलियां होती हैं जो समुद्र में रहती हैं वो ऊपर आती हैं, ठीक है ना, समुद्र की सरफेस पे आती हैं, ऑक्सीजन लेती है, फिर नीचे चली जाती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपका व्हेल आ जाता है, डॉल्फिन आ जाता है, ये एक प्राइमरी एग्जांपल था। तो काफी सालों से ना लोगों के मन में एक सवाल था, साइंटिस्ट के मन में, कि जो एकदम डीप ओशन लेवल पे रहती है, जो कभी ऊपर नहीं आती, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो एक नई डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है पॉलीमेट्रिक नोड्यूल। ये एक पत्थर होता है। इस पत्थर की खास बात क्या होती है कि ये CO2 तो ले लेता है, अंदर अंदर CO2 ले लेता है और O2 बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये एक पत्थर की डिस्कवरी हुई है जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें हमने कई मिनरल्स देखे जैसे मैंगनीज, निकल एंड कॉपर, जिसकी मदद से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है। और हाइड्रोजन तो ये अलग एज अ गैस छोड़ देता है और ऑक्सीजन भी एज अ गैस छोड़ देता है। और ये ऑक्सीजन क्योंकि पानी में डिजोल्व होती है तो ये इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है ना। तो ये इस पत्थर की खास बात है, ये भी डिस्कवर हुआ है। नाउ अब विच प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमेना, सॉरी एक सेकंड ना ब्लैकआउट हो गया था, हो जाता है जिंदगी में, कोई बात नहीं। जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस फिनोमेना है टर्म एज अ डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन। डार्क ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन है वो उसका सिग्निफिकेंस है क्या, इंपॉर्टेंस है क्या उसकी। पेन चलना बंद हो गया, पेन ने कह दिया हम नहीं चलेंगे, पेन कह रहा हम नहीं चलेंगे, पेन ने हक दिया, पेन ने लिटरली हक दिया है। देखा, दिस इज द हगिंग पावर। अब मिट भी नहीं रहा है। मिट गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मिट गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मिट ना यार, तू क्यों परेशान कर रहा है, चल मिट, चलो। तो वो कह रहा है कि जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस है ये जो डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन मिली है उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, इट चैलेंज द बिलीव दैट ऑक्सीजन जनरेट रिक्वायर सनलाइट। जो हम मानते थे कि पौधों को सनलाइट चाहिए तब जाके वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे। तो भैया ये चीज यहाँ से जा चुकी है, ठीक है ना। ओके, नाउ यहाँ तक की बात अगर हो गई है तो यहाँ से जरा हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब है एल्गिन ब्लूम। वेरी गुड। ऐसा होता है, बात ध्यान समझेगा, कि हम जब खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री से फर्टिलाइजर अगर पानी में आ जाता है तो जो एल्गी होती है ना, एल्गी उस फर्टिलाइजर को खाने लगती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर पूरी तरह से नदी को या रिवर को कवर कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में जो मछलियां होती हैं उन वो डेड हो जाती है क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और एल्गी क्या करती है, पूरी तरह से अगर उसे कवर कर लेगी तो वो पानी का जो सप्लाई है वो भी कम कर देती है, न्यूट्रिशन भी खा जाती है, और बहुत मतलब चीजें हैं यहाँ पर जो इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पर। तो जो एल्गल ब्लूम है, ठीक है ना, ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल्गी है, ठीक है ना, ये बढ़ कैसे जाती है, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर या जो भी चीजें होती हैं जो फैक्ट्री से निकलती हैं या फार्म लैंड से निकलती हैं वो नदी में गिरती है। जब नदी में गिरती है तो फॉस्फोरस जो है या नाइट्रोजन जो है वो एल्गी की ग्रोथ में मदद करता है। और एल्गी ग्रोथ तब होती है जब टेम्परेचर हाई होता है, मतलब समर वाले रीजन में ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगती है। और जो पानी ऑलरेडी स्लो होता है मूविंग, वहां पर ये बहुत तेजी से ग्रो होती है। लास्ट चीज ये है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑलरेडी और एल्गी भी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से रेनफॉल में चेंज होता है, पैटर्न में चेंज हो जाता है, ठीक। लास्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू एक्सेस न्यूट्रिशन रेन ऑफ। जो हम लोग बात बात पे फार्म लैंड को हटाकर या फार्म लैंड में जो पुअर प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है ना, उनके चक्कर में जो न्यूट्रिशन पानी से सॉरी सॉइल से हटके पानी में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आने वाले टाइम में जो पानी होगा वो अपने आप में ब्लॉक हो जाएगा, पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपको ये बात समझना है कि टाइप्स ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम किस टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं टोटल, ठीक है। पहली है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये क्या होती है, टॉक्सिन जो हार्मफुल होते हैं मराइन में लाइफ, ह्यूमन, एनिमल,
उनको इम्पैक्ट करती है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोसाइटोसिन एंड एनोफेक्सिन। अब देखो भाई, ये सिंपल मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एल्गी है, एल्गम ब्लूम मतलब एल्गी, ये 3 तरह से हार्म कर रही है। पहला तो ये है कि एक तरह से ये जो वीड जो होते हैं ना, तो आपकी फसलों के साथ जंगली पौधे उग जाते हैं, वो जैसी तरह से ये हार्म कर रही है। दूसरा ये है कि ये पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन खा जाती है। लास्ट ये है कि लास्ट में थर्ड पॉइंट ये है कि जो हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, मतलब अगर मान लो ये जानवर मछलियां इसे खा भी लें तो भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा, कि जो वीड में जहर होता है वो हमें भी मिल रहा है। कि दूसरा है रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है यहाँ पर? फिश की डेथ। फिश की डेथ क्यों हो जाती है? सनलाइट उन्हें प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, वो आसमान मतलब हवा में आ नहीं पा रही है, जो मतलब सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेती है वो नहीं ले पा रही है, और इस तरह से ये मछलियां या जो जानवर पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत खतरे का कारण बन रही है, ठीक है। नाउ कुछ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ एल्गम ब्लूम। एल्गम ब्लूम के फॉर्मेशन में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है? एक, न्यूट्रिशन पॉल्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बिल्कुल, ये न्यूट्रिशन नाइट्रोजन फॉस्फेट जाके पानी में मिल जाते हैं, वो एल्गी को पैदा होने में बहुत मदद करता है। दूसरा है वार्म वाटर टेम्परेचर। जैसे ही पानी गर्म होता है, एल्गी पैदा होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट बन जाता है। स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, अगर एक जगह पानी रुका हुआ है तो एल्गी बनेगा ही बनेगा, ये भी एक बात सही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाटर करंट नहीं, अगर पानी बहता हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 इज द राइट आंसर, ये रहे। चलिए अब आते हैं अगली वाली करंट अफेयर, वो है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो थे वो एक ना केरला के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, दलित खानदान जैसे, मतलब जैसे दलित होते हैं ना वैसे ही खानदान में मतलब पैदा हुए थे। अगर आप इनकी देखिए तो आपको इनकी जो लाइफ कहानी आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है कहीं फेमस, यहाँ कहीं तो लिखा था भाई, हाँ देखो, इनकी जो कास्ट थी वो थी एजावा। एजावा क्या होती है? दलित जैसी एक ऑपरेस कास्ट होती है, और ये त्रिवेंद्रपुरम में इनका जन्म हुआ था। त्रिवेंद्रपुरम पहले ना त्रवणकोर एक राज्य के अंदर आया करता था, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। नाउ अब न्यूज क्या बनी, ऐसा होता है जो केरला सीएम कहते हैं, इनके बारे में कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जो सनातन धर्म वाले होते हैं वो जबरदस्ती इन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में ऊंची कास्ट वालों की इज्जत ज्यादा है, लोअर कास्ट वालों की नहीं है, तो इसमें इन्हीं को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो केरला सीएम इस बात पे उंगली उठाकर बोल रहे हैं, ठीक। नाउ अब जरा इस आदमी को समझ लीजिए, आदमी है कौन। ये आदमी जो है फाउंडर है शिवगिरी मधोम एंड वन ऑफ द केरलास ओनर सोशल रिफॉर्मर, ठीक। अब इन्होंने क्या कहता है, इन्होंने शिवगिरी मधोम लिखा था, यहाँ पे ज्यादा कुछ बताया नहीं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब ये जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने शिवगिरी, ये एक तरह का ना आश्रम है ये, ठीक। इस आश्रम में इन्होंने एक बात कही कि मैं बात कहता हूं वन कास्ट, एक ही सबकी जात है, एक ही सबका धर्म है, और एक ही सबका भगवान है, ठीक है, और वो है इंसानियत, ठीक। इस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इक्वलिटी को बहुत बताया, अक्रॉस कास्ट रिलीजन सोशल स्टेटस सबको आगे लेकर आए। एक और बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्या कहा कि जो एजुकेशन है वो हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है, अगर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहा तो वो जानवर की तरह मर गया, उनका ये मानना था। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जो स्पिरिचुअल वर्क बताती थी, जैसे अद्मोपदेशा सक्कम, दूसरा देवा दशकम। ये ऐसी 2 चीजें हैं जिसके बारे में बोलते थे कि अगर हम अपने जीवन में पढ़ लिख नहीं गए तो हमने सब कुछ खो दिया, और हमने हर इंसान को इज्जत नहीं दी, ईश्वर की तरह नहीं पूजा, और हर इंसान का जो जरूरतमंद है उसकी मदद नहीं करी, तो हम सब कुछ खो देंगे, हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, ठीक। इन्होंने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया। इनके कुछ इवेंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि माइलस्टोन रहे। अगर आप इनके इवेंट्स देखेंगे तो 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहला है 1888 का। इन्होंने क्या कहा कि जो शिव टेम्पल होता है वहां पर ब्राह्मण का कंट्रोल था, उसको कंट्रोल को चेंज करा, वहां के रिचुअल को बदले। दूसरा, यहां पर उन्होंने फाउंड किया SNDP, अभी जिसके बारे में हमने बात किया था, एनेबलिंग कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन। ये जो कास्ट के खिलाफ है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो करा जा रहा है उसको खत्म करा। फिर एक आश्रम खोला जिसका नाम था शिवगिरी आश्रम। इसका काम था ईश्वर के बारे में बात करना और एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में बात करना, कि ये एजुकेशन सबको मिल सके, ठीक। फिर एक और आश्रम खोला जिसका नाम था अद्वितीय आश्रम, ठीक है, जिसका काम था अद्वितीय की फिलॉसफी को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, एंड प्रमोट सोशल रिफॉर्म। अगेन इसमें बात यही कह रहे हैं, एक भगवान को प्रमोट करना,
ये इनका मेन था। नाउ इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर चाहिए बताता हूँ, सपोर्टेड द वाइकॉम सत्याग्रह, एडिंग द टेम्पस एंट्री मूवमेंट फॉर द लोअर कास्ट। होता क्या था, आज भी आप कई जगह देख सकते हो कि दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत ही नहीं है। इनफैक्ट मंदिर के सामने से भी नहीं गुजर सकते थे। ये हाल होता है, आज भी कुछ जगह होता है। और इस चक्कर में उन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह करा, मतलब हर आदमी के लिए मंदिर खुला है, हर आदमी मंदिर जा सकता है। ठीक है। लास्ट है ये कैल्विन कोड का टेम्पल। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हर जात का आदमी जा रहा था, तो इन्होंने ये मंदिर बनवाए और उसके बाद उसमें कहा कि मंदिर के साथ एक मिरर भी रखवाया। इस मिरर से ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, झांक के देखो। ठीक है ना, खाली मूर्तियों में मत देखो। ठीक, ये खानी बात हुई। अब इनका एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्री नारायण गुरु इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी बात श्री नारायण जी के रिगार्डिंग एकदम सही है। तो इसमें से सही बनता है आपका पहला एक है, ही वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन केरला। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो दलित जैसी एक लोअर कास्ट में पैदा हुए थे। ठीक है। दूसरा, ही एम्फसाइज द स्पिरिचुअल इंक्लूसिविटी एंड इनर प्योरिटी। दूसरों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए और इनर प्योरिटी के लिए इन्होंने काम किया। बिल्कुल, ये बात एकदम सही बैठ रही है। तीसरा, ही सपोर्टेड वाइकॉम सत्याग्रह। ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ, बी इज द राइट आंसर। अगला जरा देखो, जरा न्यूज क्या है। अगला है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ था ना, वो आपके महाराष्ट्र में हुआ था। और अगर आप महाराष्ट्र कभी घूमने जाओ तो ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके पोस्टर पे इनकी फोटो ना हो। पर अगर मैं सच बताऊं इनकी जीवन का, तो इन्होंने अपने जीवन में अपने पति के साथ पूरी जिंदगी पढ़ाई के लिए काम किया और पूरी जिंदगी पत्थर खाए। स्टोन इनके चेहरे पे मारे जाते थे और रोज ये स्टोन खाते हुए जाती थी। आज इनकी जनवरी 3 को 194th बर्थ एनिवर्सरी हुई और मोदी जी ने इस बात को एड्रेस किया। सावित्रीबाई फुले को फर्स्ट वुमेन टीचर थी वो, और यहाँ पर उनके बारे में बताया। सबसे पहले तो एक दलित फैमिली में पैदा हुई। दलित के लिए एजुकेशन तो अलाउ ही नहीं थी। ठीक, तो उनके लिए एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रावधान इनके पति ने करा। इनके पति ने छुपा छुपा के पढ़ाते थे, किसी को पता ना लगे। ठीक है। और जब ये पढ़ लिख गई तो उन्हें लगा कि एजुकेशन तो गर्ल्स को मिलनी ही चाहिए। अगर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल रही तो वो अपना भला सोच नहीं सकती और अपनी औलादों को, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा भी नहीं सकती, उनको एक अच्छा जीवन नहीं दे सकती। नाउ अब इनका जन्म कहाँ हुआ ये भी आपको बताना चाहिए। नायगांव में हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। नाउ ये मैरिड हुई थी ज्योतिराव फुले से। ठीक है, 10 साल की उम्र में। और इनको पढ़ाने का काम मैंने बताया ज्योतिराव फुले ने करा था। उसके बाद क्या हुआ, आगे कहानी देखेगा। यहाँ पर इन्होंने कैरीड करा एक इनिशिएटिव था अर्थन पॉड का, लेड बाय हस्बैंड ज्योतिराव फुले, प्रोसेशन 1890 बाय डिफाइंग द नॉर्म्स। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि जब पति की मौत हो जाती है तो पति की मौत के बाद जो उसका बेटा होता है या घर में जो आदमी होता है उसी को अलाउड होता है कि वो अंतिम संस्कार करे। पर यहाँ पर तो एक पॉट होता है, अर्थन पॉट होता है, जिसको हम होता है, जिसमें क्या कहते हैं उसे, जब मान लो आग जलाई जाती है तो आपका बेटा या किसी घर का बेटा जो जहां पर जलाया जाता है अपनों को, वहां पर चक्कर काटता फिर वो पॉट गिर देता है। आपको ये प्रथा पता होगी। तो वो जो प्रथा है उन्होंने वहां पर करी। ठीक है। दूसरी बात, एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करें, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में खोला। ठीक है, 1848 में, जिस जगह का नाम था बिबड़ेवाड़ा। ये जगह पूछी जाती है एग्जाम में, से याद रखना। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कहाँ खोला गया और किसने खोला, वो भी याद रखना। ठीक है। ऐसी और भी कई स्कूल खोले गए, पर इस सब का सबसे ज्यादा अपोज मिला इन्हें बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक ये कहते थे कि देश की आजादी के लिए लड़ो, रिफॉर्म्स के लिए मत लड़ो कि भैया हमें इक्वालिटी चाहिए, वो चाहिए। भाई सावित्रीबाई फुले ये कहती थी अगर देश की आजादी मिल भी गई तो वो अगर पुरानी बेड़ियों से बंधी हुई मिली, समाज की बेड़ियों से, तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें बदलना ही पड़ेगा। नाउ सोशल रिफॉर्म्स में यहां पर क्या था कि जो औरतें विडो थी और प्रेग्नेंट थी उनके लिए एक चीज हुई थी, बाल हत्या प्रतिबंधक गिरा। ठीक है। ऐसा होता था पहले के टाइम में, आपको शायद नहीं पता होगा, अगर आप विडो हो और आप प्रेग्नेंट हो तो ये माना जाता था कि बच्चा गिर दो। ससुराल वाले ही कहते थे बच्चा गिर दो, क्योंकि इसे संभालने वाला, इसको काम देने वाला कोई नहीं होगा, तो बच्चे को मार दो।
तो इस प्रथा को खत्म करने में उन्होंने काम करा। विडो रीमैरिज कराई, इंटरकास्ट मैरिज कराई, अपोज चाइल्ड मैरिज को बंद कराया, सती प्रथा और डाउरी, इन पे भी काम करा। ठीक, अगली एक चीज, सत्यशोधक समाज 1873 में प्रमोट करा इक्विटी एंड लॉन्च द सत्यशोधक महाराज। मतलब मैं बताता हूं कि जो ब्राह्मण रिचुअल्स होते हैं एक शादी में, जिसमें ब्राह्मण को बहुत फायदा होता है, उसको इनको नकारा और काम करा कि नहीं, अगर शादी होनी है धूमधाम से बिना ब्राह्मण के भी हो सकती है। ठीक है ना। अगला है लास्ट, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। हमारे देश में ना फैमिन आया था, सूखा पड़ गया था और जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। तो 1896 में इन्होंने यहाँ पर काम किया, ठीक है, और लोगों की मदद की। फिर 1897 में दोबारा एक ना छुआछूत की बीमारी टाइप का पड़ गया था जिसका नाम था बुबोनिक प्लेग। ये आपको याद रखने बेटा, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। फिर 1897 में प्लेग से लड़ते लड़ते इनकी मौत हो गई थी। ठीक है ना, यहां तक की बात होगी। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन सावित्रीबाई फुले पर ध्यान सुनना। Which of the following statements of सावित्रीबाई फुले is correct? She opened India's first school for girls in Pune. ठीक है ना, गर्ल्स के लिए स्कूल खोला पुणे के अंदर, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। She was educated by her husband ज्योतिराव फुले, ये भी बात एकदम सही है। उनकी किताब का नाम था गुलामगिरी, ये बात सही है। नहीं, उनकी किताब का नाम गुलामगिरी नहीं था। गुलामगिरी उनके पति ने लिखी थी, जीते जी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना बेटा, वन ऑफ द मोस्ट, आप में से कोई महाराष्ट्र से देख रहा होगा तो उसे 110% पता होगा। दूसरा है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला बेटा हर 12 साल बाद आता है, तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती है और इसलिए न्यूज में बना हुआ था। नौ, महाकुंभ मेला आपका प्रयागराज या बोलो इलाहाबाद में आपका होता है। अब यहाँ पर एक हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोक्ष की लड़ाई लड़ी गई थी राक्षसों और भगवान के बीच में, तो उस लड़ाई में प्रयागराज का बहुत बड़ा रोल था। पर खाली प्रयागराज का रोल नहीं था, यहाँ पर आपके 4 जगह थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अब ये चारों जगह ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों बनी? इंपॉर्टेंट ऐसी मिली कि ये जो अमृत था उसे लेके इन 4 जगहों पे भागे थे ये भगवान, इसे बचा लेते अमृत को, वरना अगर राक्षसों के हाथ लग गया तो लंका लग जाएगी। तो चारों जगह कुंभ मेला बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है महाकुंभ मेला, एक होता है कुंभ मेला। महाकुंभ मेला हमेशा 12 साल बाद प्रयागराज में ही लगता है, पर जो कुंभ मेला है वो इन चारों जगहों पे लगता है हर 3-3 साल बाद। ठीक है ना। अब जरा समझो इसकी कहानी के 12 साल का नियम क्या है, 12 साल ही क्यों? ऐसा हुआ कि राक्षसों में और भगवानों में 12 दिन लड़ाई चली और यह माना जाता है कि भगवान के 12 दिन, भगवान के 12 डेज हमारे लिए 12 साल के बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ 3-3 का हिसाब क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 3 दिन पहुंचने में यहां लगे, फिर 3 दिन यहां, फिर 3 दिन यहां, फिर 3 दिन यहां। 3 दिन तक अमृत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था जिससे वो राक्षसों के हाथ ना लगे। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि जो महाकुंभ मेला है वो 12 साल बाद और कुंभ मेला हर 3 साल बाद। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात समझ। क्वेश्चन देखो जरा, इट इज हेल्ड एवरी 12 years ओनली एट प्रयागराज, गलत। ठीक है ना, खाली प्रयाग, अच्छा 12 साल, मैं कंफ्यूज हो गया, हर 12 साल बाद प्रयागराज में लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इट कमेंसरेट द इवेंट ऑफ समुद्र मंथन, क्या समुद्र मंथन होता है? हाँ जी, ये बात भी सही है। ठीक है ना। लास्ट है यहाँ पर, इट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को फर्स्ट इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का ये पार्ट बना है, पर कब बना है? 2017 में। और क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखो, एक छोटी सी गलती है, वो है 2023 लिखा हुआ, ये गलत हो गया और यहां पर आंसर सही होता है 1 and 2, ए इज द राइट आंसर। आगे चलो, अगला है वेदांता। वेदांता के बारे में समझिए। वेदांता मतलब होता है वेद, ठीक है ना, मतलब एंड और क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। वेदांता का मतलब होता है एंड एंड क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, मतलब सारा जो ज्ञान है एक जगह इकट्ठा होना, उसे कहते हैं। अभी न्यूज में कैसे आया? वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांता के एट JNU, उन्होंने भाई साहब ये वेदांता वहां पर प्रोग्राम खोला। अब खोलने के बाद वहां पर क्या हुआ, इंडियन फिलॉसफी का पूरा पंडारा मतलब वहां पर खुल गया। अब कैसे, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या है, जब आप वेदांता फिलॉसफी को पढ़ते हैं
तो उसमें आप 3 चीजें पढ़ते हैं, उपनिषद, ब्राह्मण सूत्रा एंड भगवत गीता। अब ये कोई भी जात का इंसान पढ़ सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट में जो ये वेदांता है उसमें 4 कंसेप्ट है, वो समझो। पहला है ब्रह्मांड, ठीक है, वो इन्फिनाइट है, एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा और वही असली रियलिटी है। दूसरी आत्मा, शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा ही अमर रहेगी और वही इस ब्रह्मांड में रहेगी। दूसरी है माया, इल्यूजनरी फोर्स क्रिएटिंग द परसेप्शन ऑफ ड्युअलिटी। हमें ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दो दुनिया है, एक ईश्वर की, भगवान की, और एक जिसमें हम जी रहे हैं, पर नहीं, दुनिया एक ही है, हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो माया मोक्ष की बात, सॉरी क्या कहते हैं उसे, हमने जो टेंजिबल रियलिटी बना रखी है, टेंजिबल रियलिटी मतलब जिसको हम देख रहे हैं, हम उसी को असलियत मानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, और वो कहते हैं कि हम उस ईश्वर के सर्कल का पार्ट है, ठीक है ना। तो माया की बात कर रहा है। लास्ट से ओक्षा, मतलब जिसमें यहाँ पर ओक्षा नहीं मोक्षा होगा, ये तरह दिखा है वर्ड, जहां तक मुझे याद है ये ओक्षा नहीं मोक्षा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जहां तक मुझे याद है ये मोक्षा है, एम गाया हुआ है यहाँ से, ठीक है। मोक्षा में क्या होता है कि आप बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आजाद हो जाते हो, इसको हम मोक्षा कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ पर क्या था, इसकी ना फिलॉसफी के कई स्कूल पहले से बन चुके हैं, जैसे अद्वैतता वेदांता, विशिष्ट अद्वैतता, द्वैता, शुद्ध अद्वैतता और अचिंत्य बेदु द्वारा तो अचिंत्य पेड़ा अभेदा, ये यहाँ पर है। अब इसके अलग अलग फाउंडर, इतनी डेप्थ में नहीं जाना, ये ना तो हिस्ट्री का पार्ट में आएगा ना कहीं, बस आपको कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर फिलॉसफी थी ड्यूअलिज्म की, सॉरी नॉन ड्यूअलिज्म की। नॉन ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर माना जाता है जो ब्रह्मांड वाला कंसेप्ट है वही सत्य है और बाकी सारी जो माया वाला जो कंसेप्ट है वो इल्यूजन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वासी ड्यूअलिज्म है, मतलब थोड़ा बहुत माना जाता है कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मांड एग्जिस्ट विद द क्वालिटीज, ब्रह्मांड जो होता है वहां पर कुछ ना कुछ एक खास बात, ये क्वालिटीज होती हैं, वहां के सेट रूल्स बना दिए ब्रह्मांड के, ठीक है। दूसरा ड्यूअलिज्म, 2 दुनिया है, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल सोल, भगवान अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा नहीं है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही भगवान का रूप है, नहीं, दोनों को अलग कर दिया, ठीक है ना। और ये बात बताए जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल है, ये एक बात है। फिर है प्योर नॉन ड्यूअलिज्म, जिसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ ब्रह्मांड को सब कुछ बता दिया और आपको किसी चीज पे फोकस नहीं करना, आप एक लाइफ साइकिल में फंस गए हो, यहां से आपको निकलना है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको उसको याद भी नहीं करना चलेगा। आपको वेदांता पता होना चाहिए, वेदांता के 4 कंसेप्ट पता होने चाहिए, वेदांता कौन सी किताबों से लिया जाएगा ये पता होना चाहिए, और वेदांता का कहां पर ये एक स्कूल खुल रहा है ये अभी मॉडर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन ये है कि देखो ये आ भी गया, ब्राह्मण, आत्मन, माया एंड मोक्षा। देखो एम वर्ड बोला था ना, एम वर्ड मिसिंग है, मोक्षा। अब ये जो 4 वर्ड हैं, इन 4 वर्ड की सही मैचिंग करके बताइए क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ब्राह्मण के साथ आपका मैच हो रहा है इन्फिनाइट, एटर्नल, अल्टीमेट रियलिटी, एकदम सही है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो 4th वाला मैच हो रहा होगा मोक्षा, लिबरेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर एकदम बात समझ में आ रही है। अगला देखो जरा, अब है गुरु गोबिंद, और जहां तक मुझे पता है ये आखिरी न्यूज है जो हमें करनी है। देखिए गुरु गोबिंद साहिब के बारे में हमेशा से ही चर्चा में बना रहने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और ये क्यों बनता है जरा समझो। गुरु गोबिंद साहिब जो थे वो 10वें सिख गुरु थे और वो आखिरी सिख गुरु थे। उनकी हर साल 6 जनवरी को हम गुरु गोबिंद जयंती बनाते थे। सिखों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है एनुअली, बहुत बड़ा, मतलब इनके लिए सब कुछ है। गुरु गोबिंद सिंह ना केवल एक रिलीजियस लीडर थे, बट वो बराबरी, जस्टिस में और सेवा भाव में बहुत मदद करते हैं। जो आज भी आप सिखों में देखोगे, सिखों के भंडारे में आपको मुस्लिम भी दिख जाएगा, हिंदू भी दिख जाएगा, सब लोग दिख जाएंगे, गरीब अमीर सब दिख जाएंगे, ठीक है। लास्ट वो ये कहते हैं कि जो ये वाली चीज थी जो सिखों का था, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसने सिखों की आइडेंटिटी पे, जो गुरु गोबिंद सिंह की लीडरशिप की, उसने सिखों की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा हुआ इन्होंने 5K का बोला। केश मतलब बाल, आप कभी नहीं काटेंगे। कंगा, तो आपका एक कंगा यहाँ पर आपका छिपा हुआ होगा। कड़ा जो आप अपने हाथ में पहनेंगे, ठीक है। कृपाण जो स्वॉर्ड है जो आपने देखी भी होगी। और कचेरा, कचेरा मतलब होता है कच्चा टाइप का शॉर्ट बीच जो आप ना अंडरवेयर फॉर्मेट में यहाँ पहनेंगे। ये आपके 5K हैं जिन्हें आप कभी भी स्किप नहीं करोगे और ये आपकी पूरी वॉरियर पर्सनैलिटी को बनाते हैं, ठीक है। नाउ
ही वॉज नेम एज द 10th गुरु एट द एज ऑफ 9। सिर्फ 9 साल की उम्र, ये पूछा गया एग्जाम में कि मात्र 9 साल की उम्र में किसको बना दिया गया था 10वें गुरु, तो वह है गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु 9 साल की उम्र में बन गए थे और 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। क्लियर है? नाउ इन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, ठीक है ना। दसम ग्रंथ नाम से यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं उसे, अरे मेरे दिमाग से निकल गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने क्रेडिट दिया था कंपोजिंग द दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ को बनाया था जिसमें श्लोक थे, इसमें सिखों की प्रार्थना है, खालसा को क्या करना है वो भी बताया है। ही डिक्लेयर कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये वाली किताब, ठीक है ना, एज अ परमानेंट गुरु ऑफ सिख, आज के बाद गुरुओं को सिर्फ इसी ही फॉलो करना है और लाइंस ऑफ ह्यूमन गुरुज अब खत्म होते हैं, अब कोई गुरु नहीं आएगा। अब इसके लिए ना इन्होंने बहुत चीजों को कहा कि देखो ये खालसा थे, गुरु गोविंद साहिब जो थे वो खालसा थे। खालसा कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं होती, बहुत बड़ी उपाधि होती है। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की उपाधि ली थी और इनिशिएट किया था पंच प्यारा, मतलब 5 लवेड वंस, व्हिच सिंबलाइज द आइडल सिख। अगर कोई भी इंसान 5 चीजें कर लेता है तो वो एक आइडल सिख कहलाया जाएगा और वो एक खालसा कहलाया जाएगा, ठीक है। They were the first 5 to baptize into the खालसा, ये वो पहले थे जो खालसा बने थे, ठीक है ना। And which was open to any Sikh willing to take over, और खालसा कोई भी बन सकता है और खालसा बनना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम कहते हैं खालिस्तान जो रेडिकल सिख थे उन्होंने वर्ड कर दिया था कि हम खालसा हैं। खालसा बनना इतना आसान काम नहीं होता। खालसा के लिए आपको ना ये बात सुनना होता है, पंच प्यारा सर्व करना होता है। क्या करना होता है? पंच प्यारा सर्व करना होता है, जिसमें आप फाउंडेशन ऑफ खालसा की बात करते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी आपको अवेक होनी होती है, मिलिट्री कम्युनिटी आपको सर्विस डेवलप करनी पड़ती है, फोकस ऑन डिसिप्लिन, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये जो सारे कर लेता है वो ही खालसा बन पाता है, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के साथ कुछ बहुत बुरा भी हुआ था, मैं वो कुछ बातें बताता हूँ आपके साथ। पर्सनल स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, फैमिली का उनका लॉस हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, उन सबको मार दिया गया था, उन्हीं के तब तक वो जिंदा थे। उनके 2 बेटे तो बैटल में ही मर गए थे जब मुगलों से लड़ रहे थे, और बाकी जो उनके 2 बच्चे थे उनके सामने मारा गया था, ठीक है, तड़पा के मारा गया था। मुगल के गवर्नर थे श्रीहंड एक जगह है वहां के, उन्होंने मारा था। अब लड़ाई के वक्त क्या हुआ था जरा समझो। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल एम्पायर से लड़ाई की थी, ठीक है ना। जो राजस हिल्स है वहां पर इनकी बैटल हुई थी, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ जजुआ, ये याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने बैटल ऑफ जजुआ लड़ी थी जिसमें इन्होंने बहादुर शाह 1 को सपोर्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली थी। अब यहाँ पर ये कहानी आती है। गुरु गोविंद सिंह वॉज असैसिनेटेड इन 1708 बाय पश्तून ऑन द ऑर्डर ऑफ द मुगल रूलर नवाब वजीर खान, ठीक है। औरंगजेब जो थे उनकी डेथ पहले हो गई थी, ठीक है ना। उनके बाद जो गद्दी संभाले थे वो थे नवाब वजीर खान। उन्होंने कहा कि अब गुरु गोविंद सिंह को मार दो अगर वो इस्लाम को अपनाने से मना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्परर, अच्छा मारा क्यों गया था? क्योंकि वो एम्परर बहादुर शाह 1 के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन किए थे उसको भी तोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके कई घाव उनकी मृत्यु से पहले ठीक भी हो गए थे, पर फाइनली उन्हें चाकू मार के हत्या करके मार दिया गया और इस तरह से गुरु गोविंद सिंह 1708 में इनकी हत्या हो गई। बैटल का नाम याद रखना, बैटल का नाम क्या था भाई? बैटल ऑफ जजुआ, और इन्होंने बहादुर शाह 1 के साथ सपोर्ट किया था, याद रखना। और इनके 4 बेटे इनके सामने मरे थे, ये बात भी याद रखना। ये तीनों चीजें एग्जाम में आ सकती है। और इसके साथ एक और बात, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बन गए थे 9 साल की उम्र में, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था? दसम ग्रंथ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और इसी को गुरु ग्रंथ साहिब बोल दिया गया था, ध्यान रखना। ये सवाल भी है, दसम ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब बोल दिया जाता है, ये बात याद रखना। अच्छा, कैपिटल आर्मी के एग्जाम में तो ये भी आया था 5K कौन से हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये यार पेज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं काफी ज्यादा बोल दिया। चलिए, he was the 10th and the last human guru of Sikhism, बिल्कुल सही बात है। he is included as a 5K article of the faith of K, ये भी बात सही है। he compiled the Guru Granth Sahib and the central scripture of the Sikhism, क्या ये बात भी सही है? हाँ जी, यहाँ पर ये नहीं, he compiled the Guru Granth Sahib and नहीं, कंपाइल नहीं करा था, इन्होंने खुद लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड एकदम सही है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से आपको पता लगेगा।
कंपोज किया था उन्होंने। क्या करा था? कंपोज। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि इनके पुरखों ने लिखा था और इन्होंने एक जगह इकट्ठा करके एक जगह कर दिया था। ये होती है करंट अफेयर पूरी खत्म। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी पता है आपको? ऑब्वियसली टेलीग्राम पे, ठीक है ना। अभी बता दूंगा कैसे मिलेगी, और इसका टेस्ट भी कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे। मेक श्योर यू ज्वाइन और कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी वीडियो। पीडीएफ और टेस्ट के बारे में देखो, ये पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ बता दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको उसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपका एग्जाम उबाल दूंगा भाई। सीरियस वालों से मैं वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है, या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता। यहाँ पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई। कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर 1 व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पलों के निशान।